नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा का दूसरी क्लास। क्या पढ़ेंगे? भारतीय ज्ञान परंपरा की दूसरी क्लास। अर्थात हम कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं? पहली यूनिट में संकल्पना एवं विचार पहला टॉपिक है, और उस पहले टॉपिक के अंतर्गत हम भारतवर्ष पहले टॉपिक के अंतर्गत पहला पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं, और वो क्या है? भारत बस कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक है संकल्पना एवं विचार, और संकल्पना एवं विचार की दूसरी क्लास शुरू कर रहे हैं। दूसरी क्लास शुरू करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ लिया था, जैसे कि ये पढ़ लिया था हिंदुओं द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। जैसे मठ, मंदिर, गोष्ठी, अग्रहार ग्राम, ये सारी चीज हमने देख ली थी। अब क्या पढ़ना है अपन को? अब देखना है बौद्धों द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान। क्या करना है? बौद्धों द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान। ठीक है, तो अपन उसमें पहला देखेंगे बिहार, उसके बाद चैत्य, उसके बाद स्तूप, उसके बाद देखेंगे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, बल्लभी, ओदंतपुरी, सोमपुरी, जगदलपुर, काशी, धार, कश्मीर। ये सारी चीज अपन को देखना है। क्या देखना है? इतनी चीज अपन को देखना है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। बौद्धों द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान, हेडिंग है हमारी बौद्धों द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान। बौद्धों द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान। बौद्धों द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान। क्या है? बौद्धों द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अपन क्या देखेंगे? मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि इसके अंतर्गत देखेंगे बिहार, चैत्य, स्तूप, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, बल्लभी, ओदनपुरी, सोमपुरी, जगदलपुर, काशी, धार, कश्मीर, ये सारी चीजें अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? इतनी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इतनी चीजें पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपन अपनी क्लास। और पहले हेडिंग डाल लो बिहार। क्या डालना है? बिहार। बिहार, और बिहार किससे संबंधित है? क्या है भाई बिहार? पहला पॉइंट इसमें लिखो डैश करके, बिहार लिखना है अपन को। बिहार में लिखना है बौद्ध भिक्षुओं का, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान क्या है? बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। अर्थात जो बौद्ध भिक्षु थे वो कहाँ पर रहते थे? बिहार, बिहार में रहते थे। कहाँ पर रहते थे? बिहार में रहते थे। ठीक है, अगला क्या है? चैत्य। अगला क्या है? चैत्य।
क्या है अगला? चैत्य। बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, चैत्य देखना है। चैत्य में अपन ने देखना है, फिल कर रहे हैं अपन, कलर इसमें ग्रीन ले लेंगे, ठीक है। और चलो लिखो चैत्य, क्या? चैत्य। और इसमें डैश करके लिखना है बौद्ध भिक्षुओं का आवास स्थल या निवास स्थान, या यहाँ स्लैश करके आवास स्थल भी लिख लेना, ठीक है। आवास स्थल क्या है? आवास स्थल। विहार किसको बोलते हैं? बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान या आवास स्थल। चैत्य किसे बोलते हैं? चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का पूजा अर्चना का स्थान चैत्य कहलाता है। क्या है? बौद्ध भिक्षुओं का पूजा अर्चना का स्थान क्या कहलाता है? चैत्य कहलाता है। लिखिए, बौद्ध भिक्षुओं का पूजा अर्चना वाला स्थान, पूजा अर्चना वाला स्थान चैत्य कहलाता है। बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान या आवास स्थल क्या कहलाता है? विहार कहलाता है। और चैत्य किसे कहते हैं? बौद्ध भिक्षुओं का पूजा अर्चना वाला स्थान चैत्य कहलाता है, ठीक है। अगला जो शब्द आएगा वो है क्या? स्तूप। अगला शब्द देखेंगे अपन स्तूप। अगला क्या है? स्तूप। अगला क्या है? स्तूप। स्तूप। और स्तूप किसे बोलते हैं? स्तूप क्या होता है? स्तूप किसे बोलते हैं? स्तूप होता क्या है? जो बौद्ध भिक्षुओं की मृत्यु हो जाती है उनकी अस्थियों को रखने वाला स्थान क्या कहलाता है? स्तूप कहलाता है। और स्तूप होते कैसे हैं? तो अर्ध गोलाकार आकृति के प्रकार के होते हैं, अंडज प्रकार के, ठीक है। अर्ध गोलाकार आकृति के होते हैं स्तूप। कैसे होते हैं? अर्ध गोलाकार आकृति के। तो लिखो इसमें आकृति अर्ध गोलाकार, आकृति अर्ध गोलाकार, आकृति कैसी है? अर्ध गोलाकार, ठीक है। आकृति क्या है? अर्ध गोलाकार। इसमें देखा जाए तो ये क्या है? विशेष देखें अपन, विशेष तथ्य इसका बौद्ध भिक्षुओं की बौद्ध भिक्षुओं की बौद्ध भिक्षुओं की अस्थि अवशेषों को अस्थि अवशेषों को अस्थि अवशेषों को रखने वाला स्थान, अस्थि अवशेषों को रखने वाला स्थान। जो स्तूप होते हैं, स्तूप इस प्रकार की आकृति के होते हैं। इन पर ऊपर जो हर्मिका लगी होती है, यहाँ पर अस्थियां रखी जाती हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप देखें, जैसे जैसे उदाहरण स्वरूप सांची का स्तूप,
सांची का स्तूप और भरहुत स्तूप सतपुड़ा। सांची का स्तूप कहाँ है? रायसेन में। ठीक है, तो हमने देखो सबसे पहले बिहार देखा, उसके बाद चैत्य देखा, उसके बाद स्तूप देख लिया। तो ये क्या हो गए? बौद्धों द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान है, अर्थात यहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे और अपने धर्म संप्रदाय के बारे में परिचर्चा करते थे। ठीक है, अर्थात अपने धर्म संप्रदाय के बारे में क्या करते थे? परिचर्चा करते थे। ठीक है, तो बिहार देख लिया, चैत्य देख लिया, स्तूप देख लिया। अब अपने पास नेक्स्ट क्या रहे? इसके बाद अपन देखेंगे तक्षशिला। क्या देखना है? तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला। तो अगली हेडिंग डालना है अपन को तक्षशिला। क्या है? तक्षशिला। अगली हेडिंग क्या है? तक्षशिला। ठीक है, अगली हेडिंग क्या है? तक्षशिला। तक्षशिला के बारे में हमें जानना है कि तक्षशिला क्या है, तक्षशिला कहाँ पर स्थापित है, तक्षशिला की खोज किसने की। ठीक है, तक्षशिला नाम पड़ा है, किसके नाम पर पड़ा है, वो सारी चीज अपन देखेंगे। तक्षशिला कब से, कैसा विश्वविद्यालय था, कैसी शिक्षा दी जाती थी, इनमें विषय, इनमें से निकलने वाले प्रमुख विद्वानों के नाम देखेंगे, वो सारी चीज आप अपन यहाँ देखेंगे। तो तक्षशिला के बारे में अपन जानते हैं। इसमें पहला लिखो, भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय, यहां लिखना है डैश करके। भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय क्या है? भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय। अगली हेडिंग, अगला पॉइंट डालना है इसमें। पहला पॉइंट हो गया भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय। अवस्थिति, अवस्थिति, अवस्थिति कहाँ भी? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में। तो लिखो इसमें अवस्थिति, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में। कौन सा? रावलपिंडी जिला। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में। अवस्थिति कहां पर है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो इसमें। अब देखो एक चीज बता देता हूं, जैसे कि अपन आगे, इसके आगे अपन जो पढ़ेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ना है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने, लेकिन यहाँ पर किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम नहीं आता है। क्यों नाम नहीं आता है? क्योंकि पता नहीं है किसने इसकी स्थापना की थी। देखो रामायण के अनुसार बताया जाता है कि रामायण के अनुसार तक्षशिला की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। किसने की थी? भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। रामायण के अनुसार तक्षशिला की स्थापना किसने की? भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। लिखो इसमें पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले। ठीक है, रावलपिंडी जिले। इसमें एक और पॉइंट लिख लो,
सिंधु तथा झेलम नदियों का, सिंधु तथा झेलम नदियों का, झेलम नदियों का दोआब क्षेत्र, सिंधु तथा झेलम नदियों का दोआब क्षेत्र अवस्थित कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में। ठीक है, सिंधु तथा झेलम नदियों का दोआब क्षेत्र अर्थात दोनों नदियों के बीच में। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना है, अगला पॉइंट लिखो। रामायण के अनुसार, रामायण के अनुसार भरत के पुत्र, भरत के पुत्र तक्ष, रामायण के अनुसार भरत के पुत्र तक्ष ने तक्षशिला नामक नगर बसाया, तक्षशिला नामक नगर बसाया। रामायण के अनुसार भरत के पुत्र तक्ष ने, भरत के दो पुत्र थे, एक था तक्ष दूसरा था पुष्प। तो तक्ष ने, भरत के दो पुत्र थे, एक था तक्ष दूसरा था पुष्प। तो जो तक्ष था उसने तक्षशिला नामक नगर बसाया और पुष्प था उसने पुष्प कलावती नामक नगर बसाया था। कौन सा नगर बसाया था? पुष्प कलावती नामक नगर बसाया था। ठीक है, तो भरत के पुत्र तक्ष ने तक्षशिला नामक नगर बसाया था। अगला पॉइंट लिखो इसमें, महाजनपद काल में, महाजनपद काल में गांधार देश की राजधानी थी। गांधार देश की या गांधार महाजनपद की, गांधार महाजनपद की राजधानी थी। क्या है? महाजनपद काल में गांधार महाजनपद की राजधानी थी। कब की बात कर रही? महाजनपद काल की। देखो, रामायण के अनुसार भरत के पुत्र तक्षशिला ने, भरत के पुत्र तक्ष ने तक्षशिला नामक नगर बसाया। लेकिन महाजनपद काल जैसे आता है बाद में, वैदिक काल के बाद 6वीं शताब्दी बौद्ध धर्म के समय की बात करें तो महाजनपद काल में गांधार महाजनपद हुआ करती थी। उसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। उसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। मौर्य काल में उत्तरापथ की राजधानी थी। उत्तरापथ राज्य था। उत्तरापथ की मौर्य काल में उत्तरापथ की राजधानी थी। देखो, महाजनपद काल में गांधार महाजनपद की राजधानी थी, मौर्य काल में उत्तरापथ की राजधानी थी। ठीक है, अगला पॉइंट, खोज। खोज कब हुई थी? 1863 में। कब? 1863 में। खोजकर्ता अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम अलेक्जेंडर कनिंघम
खोजकर्ता कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। खोज कब हुई थी? 1863 में। देखो तक्षशिला भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय। यहाँ पर याद रखना आवासीय नहीं है, पूर्व नियोजित नहीं है, आवासीय नहीं है, मतलब था आवासीय, लेकिन ऐसा नहीं मिलता है कि आवासीय विश्वविद्यालय था। अगर पूछा जाए कि आवासीय प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा था, पूर्व नियोजित विश्वविद्यालय कौन सा था, तो नालंदा विश्वविद्यालय था। कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय था। समझे? तो यहाँ पे भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय अवस्थिति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में सिंधु तथा झेलम नदियों के द्वाब क्षेत्र में अवस्थित है। कहाँ पर है? सिंधु तथा झेलम नदियों के द्वाब क्षेत्र में। बात करते हैं कि इसका निर्माण का नहीं पता कि किसने कराया, लेकिन ऐसा मिलता है, देखो साक्ष्य जो मिले वो बता देते कि रामायण के अनुसार, यहाँ पर अनुसार लिखना है, ठीक है, माफ करें, अनुसार, रामायण के अनुसार भरत के पुत्र तक्ष ने तक्षशिला नामक नगर बसाया और दो पुत्र थे, एक था तक्ष, दूसरा था पुष्प। तो तक्ष ने तक्षशिला बसाया और पुष्प ने पुष्प कलावती बसाया था। ठीक है, भरत के पुत्र तक्ष ने तक्षशिला नामक नगर बसाया। दूसरा महाजनपद काल की बात करते हैं तो ये गांधार महाजनपद की राजधानी थी। मौर्य काल की बात करते हैं तो उत्तरापद की राजधानी थी। ठीक है, गांधार देश की राजधानी या गांधार महाजनपद बात करते हैं। ये हो गई यहाँ तक कि खोज भी हो गई। खोज किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। खोज कब की? 1863 में। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। विशेष तथ्य, यहां लिखना है विशेष तथ्य। विशेष तथ्य, ठीक है, क्या? विशेष तथ्य। विशेष तथ्य में देखेंगे कि 5वीं शताब्दी तक, कब? 5वीं शताब्दी तक तक्षशिला बौद्ध धर्म का महान केंद्र बन चुका था। कब तक? 5वीं शताब्दी तक तक्षशिला बौद्ध धर्म का महान केंद्र बन चुका था। कैसा बन चुका था? बौद्ध धर्म का महान केंद्र बन चुका था। ठीक है, चलो देखते हैं अपन। पहला पॉइंट लिखो इसमें, 5वीं शताब्दी तक तक्षशिला बौद्ध धर्म का शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन चुका था। का प्रमुख केंद्र बन चुका था। पांचवी शताब्दी तक तक्षशिला बौद्ध धर्म शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन चुका था। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, बौद्ध काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय में
तक्षशिला विश्वविद्यालय में 36 प्रकार के शिल्पों का अध्ययन किया जाता था। 36 प्रकार के शिल्पों का अध्ययन कराया जाता था। शिल्पों का अध्ययन कराया जाता था। कब? बौद्ध काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय में 36 प्रकार के शिल्पों का अध्ययन कराया जाता था। क्या है? 36 प्रकार के शिल्प मैंने बताए थे, सूत्र काल में प्रमुख विषय बन चुका था। ठीक है, हमने जब पढ़े थे विषय कि किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता, तो बाद में शिल्प जुड़ गए थे। 18 प्रकार के शिल्प थे सूत्र काल में, और अब कितने हो गए? 36 प्रकार के शिल्प हो गए। अब देखो शिल्प की बात करते हैं तो डी.डी. कोशाम्बी बताते हैं। कौन? डी.डी. कोशाम्बी लिखते हैं कि एक तक्षकार नामक शिल्पी हुआ करता था, उसकी भित्तियां होने के कारण इस विश्वविद्यालय का नाम तक्षशिला पड़ा था। डी.डी. कोशाम्बी इतिहासकार हैं, वो क्या बताते हैं? डी.डी. कोशाम्बी कि एक तक्षकार, डी.डी. कोशाम्बी बताते थे एक तक्षकार नामक शिल्पी था। कौन था? तक्षकार नामक शिल्पी था। उसकी भित्तियां होने के कारण, भित्तियां का मतलब क्या है? कहानी, मतलब उनसे महान कोई व्यक्ति नहीं था, कोई शिल्पी नहीं था। तो क्या? भित्तियां होने के कारण इस विश्वविद्यालय को तक्षशिला बोला गया। और रामायण में क्या बोला गया? कि भरत के पुत्र तक्ष ने तक्षशिला नामक नगर बसाया था। तो यहीं लिख लो इसको, 36 प्रकार के शिल्प है ना, इसलिए यहीं लिख लेते। डी.डी. कोशाम्बी के अनुसार, डी.डी. कोशाम्बी के अनुसार तक्षकार नामक शिल्पी की भित्तियां होने के कारण, क्या है? डी.डी. कोशाम्बी के अनुसार तो लिखा ही नहीं था, यहां लिख दिया। ठीक है, पहचान लेना के अनुसार तक्षकार नामक शिल्पी की भित्तियां होने के कारण इस विश्वविद्यालय का नाम तक्षशिला पड़ा। क्या पड़ा? तक्षशिला पड़ा। डी.डी. कोशाम्बी के अनुसार तक्षकार नामक शिल्पी की भित्तियां होने के कारण इस विश्वविद्यालय का नाम क्या पड़ा? तक्षशिला पड़ा। समझ में आया क्या बोल रहा है? कि 36 प्रकार के, मतलब बौद्ध काल में 36 प्रकार के शिल्पों का अध्ययन किया जाता था। और शिल्पों के नाम मैंने बताए थे इसमें देखो, तंत्र विद्या, धनुर्विद्या, संगीत, गणित, सब कुछ आ जाते हैं। तो 18, पहले क्या थे सूत्र काल में? 18 प्रकार के शिल्प थे। कितने थे? 18 प्रकार के शिल्प थे। लेकिन बौद्ध काल में कितने हो गए? 36 प्रकार के शिल्प हो गए। कितने हो गए? 36 प्रकार के शिल्प हो गए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन अगला पॉइंट, अन्य तथ्य। अन्य तथ्य को अपन इसी विशेष तथ्य में ही जोड़ेंगे। ठीक है, अन्य तथ्य को देखते हैं अपन। सिकंदर के आक्रमण के समय सिकंदर के आक्रमण के समय यहाँ का शासक, कब? सिकंदर के आक्रमण के समय, जब सिकंदर का आक्रमण हुआ भारत पर, उस समय की बात कर रहे हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय यहाँ का शासक आंभी कुमार था। कौन था? आंभी कुमार था।
सिकंदर के आक्रमण के समय यहाँ का शासक कौन था? आम्बी कुमार था। जब सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पर, कब? जब सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पर, तो यहाँ का शासक आम्बी कुमार था और उसने आम्बी कुमार ने सिकंदर से विदाउट मतलब बिना युद्ध किए, सिकंदर से बिना युद्ध किए सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। किसने? आम्बी कुमार ने सिकंदर से बिना युद्ध किए अधीनता स्वीकार कर ली। इसीलिए भारत का प्रथम देशद्रोही किसे बोला जाता है? सिकंदर, आम्बी कुमार को बोला जाता है। इसलिए भारत का प्रथम देशद्रोही किसको बोला जाता है? आम्बी कुमार को बोला जाता है। आम्बी कुमार था और बिना युद्ध किए सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। इस कारण आम्बी कुमार को प्रथम देशद्रोही बोला जाता है। इस कारण आम्बी कुमार को प्रथम देशद्रोही बोला जाता है। प्रथम देशद्रोही बोला जाता है। द्रोही बोला जाता है। ठीक है, इस कारण आम्बी कुमार को प्रथम देशद्रोही बोला जाता है, क्योंकि अगर युद्ध लड़ लेता, आगे चलकर पोरस से भी युद्ध होता है, झेलम या वितस्ता नदी किनारे पर, ठीक है, तो झेलम तो पोरस युद्ध लड़ता है और हार जाता है, मतलब लड़ता है लेकिन भले ही हार जाता है, लेकिन उसकी वीरता देखकर सिकंदर उसे उसका राज्य वापस कर देता है। ठीक है, अगर ये युद्ध लड़ता तो शायद सिकंदर बाप इधर आ नहीं पाता था, क्योंकि उस समय कोई ऐसी केंद्रीय सत्ता नहीं थी कि उनको पश्चिमी भारत के राजाओं को संभाल सके। समझे? ठीक है, भारत में ऐसी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी सिकंदर के आक्रमण के समय जो कि पश्चिमी भारत में जो गणतंत्र थे, छोटे छोटे राज्य थे, उनको अपने अधीन कर सके। तो सिकंदर ने क्या किया था? अधीनता स्वीकार कर ली। और क्या किया था? सॉरी, आम्बी कुमार ने क्या किया था? अधीनता स्वीकार कर ली। आम्बी कुमार ने अधीनता स्वीकार कर ली और वचन दिया था कि आप भारत पर आक्रमण करो, मैं आपका सहयोग करूंगा। वाह मेरे वीर, समझे? ठीक है, कैसे वीर रह जाते कि बोले भारत अपने ही देश पर आक्रमण करने के लिए इन्विटेशन दे रहे, बोले आक्रमण करो, मैं आपका सहयोग करूंगा। गजब। चलो अगला पॉइंट लिखो। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय, अगला पॉइंट लिखो, कुषाण वंशी शासक कनिष्क के समय कुषाण वंशी शासक कनिष्क के समय प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। प्रमुख व्यापारिक कुषाण वंशी शासक कनिष्क के समय प्रमुख व्यापारिक केंद्र था क्या? तक्षशिला। समझे? प्रमुख व्यापारिक केंद्र था तक्षशिला। नहीं समझ में आया? कुषाण वंशी शासक था कनिष्क, उसने रेशम मार्ग का निर्माण कराया था, मतलब जो उत्तरा पथ था उसी का विस्तार कर दिया, रेशम मार्ग बन गया था और वो कहाँ? यूनान तक जाता था।
यूनान तक जाता था रेशम मार्ग, तो उस समय रेशम मार्ग के बीच मध्य में तक्षशिला जो मिलता था तो प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया। जैसे वर्तमान में सिंगापुर, भाई जितने भी जहाज आते हैं इंटरनेशनल समुद्र मार्ग से जो व्यापार होता है तो सिंगापुर कहाँ है, मेन अड्डा है। तो प्रमुख एकदम व्यापारिक बहुत अच्छा सिंगापुर की अगर डॉलर करेंसी देखो तो डॉलर में, इसी तरह ये तक्षशिला था। ठीक है, तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखते हैं अपन। अगला पॉइंट, यहां पर 10,500 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। छात्र अध्ययन करते थे। छात्र अध्ययन करते थे। कितने? 10,500 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। ठीक है, यहां पर 10,500 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। अगला पॉइंट लिखो, 60 से अधिक विषयों पर 60 से अधिक विषयों पर अध्ययन कराया जाता था। अध्ययन कराया जाता था। कितने विषयों पर? 60 से अधिक विषयों पर अध्ययन कराया जाता था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, ये तो मैंने लिखा ही दिया, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बौद्ध, अच्छा वो डीडी कोशाम्बी के अनुसार लिखा। अगला लिखो, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बौद्ध ग्रंथ के अनुसार तक्षशिला क्या है? बौद्ध ग्रंथ के अनुसार तक्षशिला बौद्ध ग्रंथ के अनुसार तक्षशिला धनुर्विद्या और चिकित्सा शास्त्र का प्रमुख केंद्र था। धनुर्विद्या और चिकित्सा शास्त्र का प्रमुख केंद्र था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार तक्षशिला धनुर्विद्या और चिकित्सा शास्त्र का प्रमुख केंद्र था। समझे आप क्या कहना चाह रहे हैं भाई? 60 से अधिक विषयों पर अध्ययन कराया जाता था। 10,000 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। कुषाण वंशी शासक कनिष्क के शासनकाल में यह प्रमुख व्यापार केंद्र भी था। तो देखो अपन ने कितनी सारी चीजें तक्षशिला के बारे में देख लिया। अश्व घोष के अनुसार, अगला पॉइंट लिखो, अश्व घोष के अनुसार तक्षशिला नेत्र चिकित्सा का प्रमुख केंद्र था। किसका? नेत्र चिकित्सा का प्रमुख केंद्र था। नेत्र चिकित्सा का प्रमुख केंद्र था। किसके अनुसार? अश्व घोष के अनुसार तक्षशिला
नेत्र चिकित्सा का प्रमुख केंद्र था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार देखें धनुर्विद्या और चिकित्सा शास्त्र का प्रमुख केंद्र था। ये सारी चीजें अपन ने तक्षशिला के बारे में देखी थी। देखो एक बार देख लेते हैं कि तक्षशिला भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय अवस्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में स्थित है। सिंधु तथा झेलम नदियों के द्वाब क्षेत्र में स्थित है। रामायण के अनुसार भरत के पुत्र तक्ष ने इसकी स्थापना की। महाजनपद काल में गांधार देश की राजधानी थी। मौर्य काल में देखें तो उत्तरापद की राजधानी थी। खोज की बात करें तो 1863 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। इसके बाद देखते हैं 5वीं शताब्दी तक तक्षशिला बौद्ध धर्म और शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन चुका था। बौद्ध काल में देखें, बौद्ध काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय में 36 प्रकार के शिल्पों का अध्ययन कराया जाता है। लेकिन सूत्र काल में कितने प्रकार के शिल्पों का अध्ययन किया है? 18 प्रकार के शिल्पों का अध्ययन किया है। ठीक है, सूत्र काल में कितने प्रकार के? 18 प्रकार के शिल्पों का अध्ययन किया था। डीडी कौशाम्बी के अनुसार तक्षकार नामक शिल्पी की बीतियां होने के कारण इस विश्वविद्यालय का नाम तक्षशिला पड़ा है। और सिकंदर के आक्रमण के समय यहाँ का शासक कौन था? आम्बी कुमार था। यहाँ का शासक कौन था? आम्बी कुमार था। ये देखो, इस कारण आम्बी कुमार ने अधीनता स्वीकार कर ली। किसकी? सिकंदर की। इस कारण आम्बी कुमार को क्या बोला गया? देशद्रोही बोला गया। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल की बात करें तो तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। क्या था? प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। माफ कीजिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा, पानी पीऊंगा। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार तक्षशिला धनुर्विद्या और चिकित्सा शास्त्र का प्रमुख केंद्र था तथा अश्वघोष में क्या बोला गया है कि नेत्र चिकित्सा का प्रमुख केंद्र था। अश्वघोष ने क्या बोला? नेत्र चिकित्सा का प्रमुख केंद्र था। अगली बात करते हैं। अब अगली जो विश्वविद्यालय वो हमारा है नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ देखते हैं कौन सा है, ये रहा नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो अगला जो अपन पढ़ेंगे नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ेंगे। क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय। कभी कभी विश्वविद्यालय ना मिलकर महाविहार मिल जाता है। क्या मिलता है? महाविहार मिल जाता है। तो कभी कभी विश्वविद्यालय ना मिलकर महाविहार मिल जाता है। तो आप ऐसा नहीं बोलना कि सर ने महाविहार बताया ही नहीं है, तो विश्वविद्यालय की जगह महाविहार भी मिल जाएगा। तो नालंदा महाविहार भी नाम मिल सकता है ना। तो ऐसा इसमें नहीं डाउट करना कि सर ने बताया नहीं तो पता नहीं क्या होगा, समझ। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय इसमें लिखो। देखो इसमें पहले भारत तथा विश्व का भारत तथा विश्व का भारत तथा विश्व का भारत तथा विश्व का पूर्व नियोजित ओहो माफ कीजिए, अपन ने एक हेडिंग छूट चुकी है। तक्षशिला से निकले प्रमुख विद्वान। माफ कीजिए, अपन इसको बाद में करेंगे। पहले अपन ने तक्षशिला से निकले प्रमुख विद्वानों के बारे में देखेंगे। माफ कीजिए, हाँ माफ कीजिए। ये देखिए, अपन ने तक्षशिला पढ़ा और तक्षशिला के बारे में अपन ने ये सारी चीजें, यहाँ से तक्षशिला पढ़ा। तक्षशिला में एक पॉइंट छूट गया था, वो छूट गया है। तक्षशिला में क्या है
कि तक्षशिला से निकले प्रमुख विद्वान या वहां से निकले प्रमुख छात्र, तो वो हेडिंग हमारी छूट गई, उसको कंप्लीट करेंगे अपन यहाँ। ठीक है, इसको अब अभी अपन इसको हटा देते। हेडिंग डालना है तक्षशिला से तक्षशिला से निकले प्रमुख विद्वान। कौन से? प्रमुख विद्वान। ये हमारी हेडिंग छूट गई थी, इसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, माफ कीजिए। तो तक्षशिला से मतलब अपन कहते नहीं आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट हो, बोलते हैं अपन, जैसे डीएवीबी, कोई जीवाजी बोलेगा, कोई विक्रमशिला, तो तमाम यूनिवर्सिटी के नाम लेते हैं। तो इसी तरह तक्षशिला से पास आउट प्रमुख विद्वान कौन कौन से, अपन उनको देखेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 डालना है नंबर 1 डालो जीवक। क्या है? जीवक। तक्षशिला से निकले प्रमुख विद्वानों में अपन देखेंगे सबसे पहले जीवक। जीवक की बात करते हैं। जीवक जीवक के बारे में हम देखेंगे। तो जीवक क्या है? जीवक कौन थे? एक विद्वान थे, अर्थात देखा जाए तो बिंबिसार के राजवैद्य थे। किसके? बिंबिसार के राज्यवैद्य थे। लिखिए, बिंबिसार के राजवैद्य बिंबिसार के राजवैद्य, बाल रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ। ठीक है, जीवक कौन थे? बिंबिसार के राजवैद्य, बाल रोग विशेषज्ञ एवं चिकित्सा शास्त्री तथा चिकित्सा शास्त्री तथा चिकित्सा शास्त्री। ठीक है, चिकित्सा शास्त्री। अगला पॉइंट लिखो, जीवक ने अवंती के शासक, जीवक ने अवंती के शासक चंडप्रद्योत का पांडु रोग ठीक किया। पांडु रोग ठीक किया। जीवक के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। जीवक कौन थे? जीवक बिंबिसार के राजवैद्य थे, बाल रोग विशेषज्ञ थे, चिकित्सा शास्त्री थे। ठीक है, जीवक कौन थे? बिंबिसार के राजवैद्य, बाल रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा शास्त्री। तो उन्होंने क्या किया था, जब बिंबिसार ने, देखो, अवंती शासक चंडप्रद्योत को तो ठीक किया ही था पांडु रोग से, लेकिन महात्मा बुद्ध का भी इलाज उन्होंने किया था। महात्मा बुद्ध का भी इलाज उन्होंने किया था। ठीक है, जीवक के बारे में छोटी सी कहानी है। कैसी कहानी है? जैसे आपने सुना होगा, एक गणिका थी आम्रपाली, वैशाली की गणिका थी आम्रपाली। आम्रपाली कैसी थी? या तो उसे नगर वधु बोला जाता था या गणिका बोला जाता था।
इसी तरह जीवक, गणिका का मतलब होता है उस राज्य की या उस जो शहर है, जैसे वैशालीपुरा नगर था एक, उस नगर की सभी की प्रिय, सभी के लिए सभी की प्रिय थी वो, और वो सभी के यहाँ आती जाती थी। कौन? आम्रपाली। इसी तरह जीवक, जीवक की जो मम्मी थी या तो दासी थी या उस राज्य की गणिका थी। जीवक की जो मम्मी थी, माता थी, वो या तो दासी थी या गणिका थी। और ऐसा कहा जाता है कि उनके जो पुत्र प्राप्त हुआ था जीवक, तो उन्होंने पालने की अपेक्षा, उन्होंने उसका पालन पोषण करने की अपेक्षा कहीं फेंक दिया था। और जब फेंक दिया तो वहाँ के शासक बिंबिसार को पता चलता है, बिंबिसार उसको उठा के लाता है, उसका पालन पोषण करता है और उसे शिक्षा हेतु कहाँ भेज देते हैं? तक्षशिला भेज दिया जाता है। उसे शिक्षा हेतु, शिक्षा प्राप्त करने के लिए तक्षशिला भेज दिया जाता है। और जब वो शिक्षा प्राप्त करके वापस आता है तो किसका राज्यवैद्य बनता है? बिंबिसार का राज्यवैद्य बनता है। और राज्यवैद्य बनने के बाद जब उसे लगा कि महात्मा बुद्ध की भी तबीयत खराब है, तो उनका भी इलाज किया था किसने? जीवक ने। उसके बाद जब उन्हें और लगा था कि जो अवंती का शासक था चंडप्रदोत, वो पांडु रोग से ग्रसित था, उसे ठीक करने के लिए भेजा था। और पांडु रोग को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जॉन्डिस या पीलिया। पांडु रोग को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जॉन्डिस या पीलिया। ठीक है, जॉन्डिस पीलिया के नाम से जाना जाता है पांडु रोग को। तो इसको ठीक किया किसने? जीवक ने। चलो अगला जो डालना है अपन को, चरक। अगला पॉइंट डालना है चरक। इसमें पहला पॉइंट लिखो, कुषाण शासक कनिष्क का, कुषाण शासक कनिष्क का कुषाण शासक कनिष्क का दरबारी राज्यवैद्य, दरबारी राज्यवैद्य अगला पॉइंट चरक। इसका ग्रंथ, ग्रंथ की बात करें तो ग्रंथ चरक संहिता। इसके ग्रंथ की बात करें तो ग्रंथ कौन सा है? चरक संहिता। अगला पॉइंट डालो, पतंजलि। क्या है? पतंजलि। लिखो इसमें संस्कृत की, संस्कृत भाषा है ना संस्कृत, संस्कृत की महान व्याकरणाचार्य, महान व्याकरणाचार्य संस्कृत के महान व्याकरणाचार्य, संस्कृत के महान व्याकरणाचार्य एवं महाभाष्य के रचयिता, महाभाष्य एवं महाभाष्य तथा योग सूत्र के रचयिता, योग सूत्र के रचयिता। समझे? पतंजलि कौन थे? संस्कृत के महान व्याकरणाचार्य एवं योग सूत्र के रचयिता। ठीक है, संस्कृत के योग सूत्र एवं महाभाष्य के रचयिता। अगला लिखो, अन्य नाम लिख लो। अन्य नाम में लिख लेना, अन्य नाम देख लो। अन्य नाम में कौशल नरेश प्रसेनजीत, कौशल नरेश कौशल नरेश
प्रसेनजीत, ठीक है, कौशल के राजा थे। और इनकी एक कहानी है, उनके अपन पढ़ेंगे। जब कौशल जो राजा थे प्रसेनजीत, तो इन्होंने क्या किया था, शाक्यों की कन्याओं से, शाक्यों की राजकुमारी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। कपिल वस्तु के जो शाक्य थे वो अपने आप को महान मानते थे, अर्थात जो शादी विवाह करते थे वो अपने ही वंश में, अपने ही कुल में करते थे, अर्थात वो अपने खून को, अपने रक्त को क्या मानते थे, शुद्ध मानते थे। और अन्य को कैसे मानते, निम्न मानते थे, निम्न कोटि का। तो क्या हुआ था, कौशल नरेश प्रसेनजीत ने कपिल वस्तु की राजकुमारी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, इनकी कहानी बताता हूं आपको कि कपिल वस्तु की राजकुमारी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। तो वहां के राजा ने क्या किया था, वहां के राजा ने धोखे से वहां की दासी पुत्री से विवाह करा दिया। किससे, दासी पुत्री से विवाह करा दिया। और दासी पुत्री से विवाह कराया तो कौशल नरेश प्रसेनजीत और दासी पुत्री से एक पुत्र की प्राप्ति होती है, उसका नाम था विडुप। क्या नाम था, विडुप। और जब विडुप बड़ा हुआ तो वो ममा ननिहाल जा गया था, ननिहाल कहाँ, कपिल वस्तु गया था। तो उससे दासी पुत्र बोल के चिढ़ाया गया था। क्या बोल के, कि दासी पुत्र बोलकर चिढ़ाया गया था। इसीलिए विडुप ने कपिल वस्तु पर आक्रमण किया। आक्रमण करते समय आक्रमण किया और पूरे को तहस नहस कर दिया। मतलब पूरी कपिल वस्तु को क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया। और वहां के जो कुछ लोग थे कपिल वस्तु के, वो भागकर कहीं और चले जाते हैं। वहां पर जाकर मौर्य नामक वंश की शुरुआत करते हैं और मौर्यों से ही बनता है क्या, मौर्य। वो बात अलग है कि विडुप जब वहां से वापस आ रहा था तो राप्ती नदी की बाढ़ में पूरी सेना के साथ समाप्त हो गया था। वो बात अलग है कि भाई वो, लेकिन कपिल वस्तु को समाप्त करके आ गया। उसने अपने पिताजी का बदला ले लिया, अपने बाप का बदला ले लिया। ठीक है, किसने, विडुप ने। तो ये कौशल नरेश प्रसेनजीत। अगला पॉइंट लिखते हैं, कौटिल्य। कौटिल्य को तो आप जानते ही हो, ठीक है। कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य इत्यादि आदि, ठीक है। ये हो गए प्रमुख विद्वान। अर्थात जैसे अपन बोलते नहीं है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट हो, हम बोल देते हैं डीएवी से, या बोल देते हैं जीवाजी यूनिवर्सिटी से पास आउट है। इसी तरह यहाँ से जो पास आउट विद्वान थे उनके बारे में हमने जान लिया। अब अगली जो अपने विश्वविद्यालय या महाविहार है उसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। और कहाँ पर है, नालंदा जिले के राजगृह नामक स्थान पर है। कहाँ पर, राजगीर या राजगृह नामक स्थान पर, राजगीर नामक स्थान पर बिहार में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी वो अपन सारी चीज देखें। नालंदा विश्वविद्यालय या महाविहार भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय, कौन सा देखना है, नालंदा विश्वविद्यालय। लिखो, पहला पॉइंट लिखो, भारत तथा विश्व का, भारत तथा विश्व का पूर्व नियोजित प्रथम, भारत तथा विश्व का प्रथम पूर्व नियोजित एवं प्रथम पूर्व नियोजित एवं आवासीय विश्वविद्यालय था, एवं आवासीय, कैसा, आवासीय
प्रथम की बात चल रही, प्रथम पूर्व नियोजित एवं प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। कैसा था? आवासीय विश्वविद्यालय था। ठीक है, भारत तथा विश्व का प्रथम पूर्व नियोजित एवं आवासीय विश्वविद्यालय था। अब स्थिति बात करते हैं। अवस्थिति बात करते हैं। नालंदा जिले के राजगीर नामक स्थान पर कहाँ? बिहार। राजगीर नामक स्थान पर बिहार राज्य। ठीक है, नालंदा जिले के राजगीर नामक स्थान पर बिहार राज्य। अगला पॉइंट लिखो। निर्माणकर्ता गुप्त शासक निर्माणकर्ता कौन थे? गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम कौन थे? निर्माणकर्ता ही बात करें तो गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम। किसने निर्माण कराया? कुमारगुप्त प्रथम ने कराया था। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम। कब कराया? तो लिख लेना 5वीं शताब्दी में। कब कराया? 5वीं शताब्दी में। अगला पॉइंट लिखो। केंद्र मतलब, केंद्र का मतलब है कि यहाँ पर मुख्य रूप से किसकी शिक्षा दी जाती थी? मुख्य रूप से किसकी शिक्षा दी जाती? तो लिखो केंद्र में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रमुख केंद्र था। क्या था? बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रमुख केंद्र था। समझे आप? देखो, अवस्थिति नालंदा जिले के राजगीर नामक स्थान पर बिहार राज्य में। निर्माणकर्ता गुप्त शासक कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, और केंद्र बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रमुख केंद्र था। अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे खोजकर्ता अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। कब? 1861 ईस्वी में। कब की? 1861 ईस्वी में खोज की। ठीक है, 1861 ईस्वी में खोज की। कब की थी? 1861। विशेष तथ्य लिखेंगे। यहां लिखो, यहाँ के प्रमुख आचार्य। अगला पॉइंट डालो। प्रमुख आचार्य
शीलभद्र, गुणभद्र, राहुल मित्र, राहुल मित्र, शीलभद्र, गुणभद्र, राहुल मित्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, धर्मपाल, चंद्रपाल, कौन कौन थे आचार्य? शीलभद्र, गुणभद्र, राहुल मित्र, धर्मपाल, चंद्रपाल इत्यादि आदि। बस बहुत है इतने सारे, क्योंकि इसमें जिसको जानना था उसके नाम अपने पास आ गए। अब देखो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो। फायान, चीनी यात्री फायान ने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन नहीं किया है। अर्थात चीनी यात्री फायान कब आया था भारत? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। कब आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। कौन? चीनी यात्री फायान। तो चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त शासन विक्रमादित्य के शासनकाल में आया है, तो उसने इसका वर्णन नहीं किया है, क्योंकि उस समय था ही नहीं, क्योंकि उस समय था ही नहीं। तो इसमें लिखो चीनी यात्री फायान ने, चीनी यात्री फायान ने इसका वर्णन नहीं किया है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। हेनसोंग, वेनसोंग तथा इत्सिंग ने, दोनों चीनी यात्री थे, तथा इत्सिंग ने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। क्या है? हेनसोंग तथा इत्सिंग ने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। अगला पॉइंट लिखो। हेनसोंग के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति, यहां लिखो हेनसोंग के समय यहां का कुलपति शीलभद्र था। कौन था? शीलभद्र। शीलभद्र था। हेनसोंग के समय यहां का कुलपति शीलभद्र था। अगला पॉइंट लिखो। राहुल मित्र के समय, सॉरी इत्सिंग के समय यहां का कुलपति राहुल मित्र था। कौन? राहुल मित्र। यहाँ का कुलपति कौन था? राहुल मित्र था। किसके समय? इत्सिंग के समय यहाँ का जो कुलपति था वो कौन था? राहुल मित्र था। और हेनसोंग के समय की बात करें तो कौन था? शीलभद्र था। अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट लिखना है
हेनसोंग के अनुसार इस विश्वविद्यालय की स्थापना शुक्रादित्य नामक राजा ने कराई। किसने कराई? शुक्रादित्य नामक राजा ने कराई। जिसकी पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की गई है। जिसकी पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की गई है। किससे की गई? कुमारगुप्त प्रथम से की गई। अगला पॉइंट लिखो। हेनसोंग ने माफ कीजिए, हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन ने इसके संचालन के लिए संचालन के लिए 100 गांव दानवे दिए। अगला पॉइंट, आगे चलकर धर्मपाल ने पुनरुद्धार कराकर संचालन हेतु 200 गांव दानवे दिए। 200 गांव दान दिए। कितने? 200 गांव दान दिए। संचालन हेतु 200 गांव दान दिए थे। किसने? धर्मपाल ने। आगे चलकर धर्मपाल ने 200 गांव दान दिए थे। ठीक है। अब एक स्पेशल फैक्ट लिख लो, विशेष तथ्य लिख लो। विशेष तथ्य यहां लिखो। 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। देखो, करंट से भी मिल गया एक फैक्ट। बाकी हमने सारे फैक्ट कवर कर लिए, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये देखो, नालंदा विश्वविद्यालय भारत का
भारत तथा विश्व का प्रथम पूर्व नियोजित एवं आवासीय विश्वविद्यालय। अवस्थित नालंदा जिले के राजगीर नामक स्थान पर, बिहार राज्य में अवस्थित का राजगीर जिले के नालंदा जिले के राजगीर नामक स्थान पर बिहार राज्य में स्थित है। निर्माणकर्ता की बात करें तो गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम थे। कौन? कुमार गुप्त प्रथम, ठीक है, 5वीं शताब्दी में। और केंद्र की बात करें तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रमुख केंद्र था। महायान शाखा का मिट गया है ना, महायान शाखा का प्रमुख केंद्र, ठीक है, महायान शाखा का प्रमुख केंद्र था। अगली बात करते हैं, खोजकर्ता कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। और कब की थी? 1861 में की। प्रमुख आचार्यों की बात करते हैं तो शीलभद्र थे, गुणभद्र थे, राहुल मित्र थे, धर्मपाल, चंद्रपाल आदि थे। चीनी यात्री फायान ने इसका उल्लेख नहीं किया है क्योंकि उस समय इसकी स्थापना नहीं हुई थी, उस समय इसकी स्थापना नहीं हुई थी। चीनी यात्री हेनसोंग तथा इसिंग ने इस विश्वविद्यालय का वर्णन किया है, अर्थात अपने यात्रा वृतांत में इनका वर्णन किया है इस विश्वविद्यालय का। हेनसोंग के अनुसार यहाँ का कुलपति शीलभद्र था, मतलब जब हेनसोंग भारत आए थे तब यहाँ का कुलपति कौन था? शीलभद्र था। राहुल मित्र आया, जब इसिंग आया था उस समय यहाँ का कुलपति कौन था? तो राहुल मित्र था। उस समय यहाँ का कुलपति कौन था? राहुल मित्र था। आगे देखते हैं आगे क्या है। हेनसोंग के अनुसार इस विश्वविद्यालय की स्थापना शुक्रादित्य नामक राजा ने कराई थी। किसने कराई थी? शुक्रादित्य नामक राजा ने कराई, जिसकी पहचान कुमार गुप्त प्रथम से की गई है। किससे की गई है? गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम से की गई है, ठीक है। हर्षवर्धन ने इसके संचालन के लिए 100 गांव दान में दिए थे। कितने गांव दान में दिए थे? 100 गांव दान में दिए थे इनके संचालन के लिए। जैसे अपने अग्रहार ग्राम देखे थे, जो कि मंदिरों को संचालन हेतु दिए जाते थे, जो देवदान ग्राम देके जो मंदिरों को संचालन हेतु दिए जाते थे, विदाउट टैक्स के होते थे, उन पर कोई कर नहीं लगता था। इसी तरह 100 गांव दान में दिए थे, इन पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता। आगे चलकर पाल शासक धर्मपाल ने इसका पुनरुद्धार कराकर संचालन हेतु 200 गांव दान में दिए थे। तथा विशेष तथ्य की बात करें तो 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। तो आज हमने सबसे बड़ी 2 विश्वविद्यालय, मतलब जो सभी विश्वविद्यालय उनका 70% दोनों विश्वविद्यालय में हिस्सा था। अब जो बचा है वो सिर्फ 15 से 20 मिनट की क्लास, तो उसे अपन कल करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। दूसरी क्लास आज कंप्लीट हो गई है, और आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, स्पेशल नंबर पे बता सकते हैं। ये मेरा नंबर है LK प्रजापति। मोबाइल नंबर की बात करें 8349544252, इस पे आप बता सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।